हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो सीजीपीएससी हो, सीजीव्यापम हो, जितने भी राज्य स्तरीय एग्जाम हैं या नेशनल एग्जाम हैं, उन सभी में हिंदी से आपके प्रश्न बनते हैं। हिंदी का पोर्शन उसमें ऐड रहता ही है। तो प्रत्येक एग्जाम के लिए हिंदी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो हिंदी हम आज से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इसमें बहुत ही आसानी से ट्रिक के जरिए, ट्रिक के माध्यम से बड़ी सरलता के साथ हम लोग हिंदी को कवर करेंगे। किस तरह से रिवीजन करना है, कैसे आप उसको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे। हिंदी के जितने भी पोर्शन है उसको किस तरह से कंप्लीट करना है, एकदम आसानी से, सरल तरीके से, एकदम ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग हमारा फर्स्ट जो इकाई है वह क्या है। इसमें हम लोग आज हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी हिंदी में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, भाषा बोध। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाषा बोध। भाषा बोध, ठीक है। भाषा बोध क्या होता है, भाषा से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं हैं। ठीक है, कुछ संवैधानिक जो नियम इस पर बने हुए हैं हिंदी भाषा के ऊपर। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, भाषा बोध के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग देते हैं भाषा बोध का क्रम। ठीक है, भाषा बोध का जो क्रम है वह किस प्रकार का है उसको देख लेते हैं। भाषा बोध का क्रम, तो सबसे पहले इसमें आपका वर्ण आता है। ठीक, वर्ण के बाद आपका, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य। ठीक है, ये इसका क्या है, एक क्रम है। किसका, भाषा बोध का क्रम। कि जैसे भाषा बोध होता है, यानी बोध मतलब जानकारी, तो किस प्रकार से होता है, भाषा कैसे बनता है, तो ये इस प्रकार से आपका बनता है। मतलब सबसे पहले वर्ण रहेंगे, उसमें वर्ण के साथ साथ वर्ण आपका मिलके शब्द बनेगा, शब्द मिलके पद, और पद बहुत सारे मिलके आपके वाक्य बनेंगे। अब इसको याद रखना है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है, क्या ट्रिक, याद रखने का इसका जो ट्रिक है उसको देखते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे। मान लीजिए आपका प्रश्न आ गया कि जो भाषा बोध है उसका क्रम क्या है, या क्रम दिया रहेगा, उसको अलग अलग दिया रहेगा, उसको व्यवस्थित करने के लिए बोलेगा एक सीरियल क्रमांक में, तो कैसे करना है, इसको याद रखने का ट्रिक है वस पवा। ठीक है, वस पवा याद रखना है आपको। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, वस पवा। अब इसको जैसे व से, यहाँ से व से आपका क्या आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से स से क्या आ जाएगा, शब्द। ठीक, और प से आपका पद, और व से आपका, वा से आ जाएगा आपका वाक्य। ठीक है, ये इसको याद रखने का ट्रिक है वस पवा। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से भाषा बोध का जो क्रम है उसको याद रख सकते हैं। मैं इतना आसान कर दूंगा हिंदी को कि आप बड़ी आसानी से, जितना भी आपका मान लीजिए किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो हिंदी से जो भी सवाल आएगा आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। ठीक, ये ट्रिक याद रखिएगा। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले, इसमें जो वर्ण है, क्या वर्ण, वर्ण क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है। अब एक एक करके हम लोग क्या करते जाएंगे, सभी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे कि वर्ण क्या है, शब्द पद और वाक्य क्या है। एग्जाम्पल सहित मैं क्या करूंगा, इसको बताऊंगा एकदम सरल शब्दों में। ठीक है, तो वर्ण देखते हैं, वर्ण क्या है, वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, वह मूल ध्वनि होता है, एक ध्वनि होता है मूल ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उसे क्या बोलते हैं, आपका वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा इतना। वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपका वर्ण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इस चीज को समझ लेते हैं कि जो वर्ण है और क्या होता है उसको देख लेते हैं।
वह सार्थक ध्वनियों का समूह वर्ण कहलाता है। ठीक है, वह सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मतलब जिसमें सार्थक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वह शब्द क्या है? आपके वर्ण है। इसमें स्पेशल फैक्ट याद रखेंगे, आपका वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। ठीक है भाई, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। जो वर्ण होता है, वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहा जाता है। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, याद रखिएगा ये आपका। ठीक, अब इसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूं कि जो वर्ण होता है, ठीक है, वर्ण, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। मतलब ठीक है, कैसे? इसमें हम लोग जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जितना भी इत्यादि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी हम लोग क्या करते हैं, ये आपका वर्ण पढ़ते हैं। ठीक है, वह सब किसके अंतर्गत आता है? वर्ण के अंतर्गत आता है। जितना भी हम लोग बड़ा, छोटा ई, बड़ा ई, ये जितने भी हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, ये सब क्या है? आपके वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा क्या है? आपका शब्द। क्या है? शब्द। शब्द क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक, यहां से देखते हैं शब्द। ठीक है, शब्द क्या होता है? वर्णों का ऐसा समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की व्युत्पत्ति होती है, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब यह है कि इसमें देख लीजिए, वर्णों का ऐसा समूह जिससे एक निश्चित अर्थ, मतलब ऐसा शब्द जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, किसका समूह होता है? लेकिन वह होता है आपका वर्णों का समूह। वर्णों का ऐसा समूह जिसमें मतलब वर्णों को आपस में जोड़कर एक शब्द का निर्माण किया जाएगा, जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? ठीक है, जैसे वर्णों का समूह, तो सबसे पहले मैं वर्ण में लिख लेता हूं। जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके हैं वर्ण। क्या है? आपके वर्ण। ठीक है, अब इन्हीं वर्ण को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ जैसे लिखेंगे इसको, तो यह क्या हो जाएगा? राम। ठीक, यह क्या है? एक शब्द बन गया। मतलब जितने भी आपके वर्ण हैं, वर्णों का जो समूह होता है, ये बन गया। जो ये थे वर्ण, अब इनको आपस में जोड़े, जिसका समूह बन गया। तो वर्णों का एक ऐसा समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की उत्पत्ति होती है, अर्थ निकलता है। मतलब राम कोई लड़का का नाम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इसकी जो शब्द है वह एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, उसे कहते हैं शब्द। क्या है आपका पद? पद देखते हैं, पद क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, जब शब्द को व्याकरण के नियमानुसार किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे जब कोई शब्द होता है,
ठीक है। जैसे कोई शब्द है, शब्द को हम लोग व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग करते हैं वाक्य में, तब वह क्या बन जाता है, आपका पद बन जाता है। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल स्वरूप बताता हूं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं, ठीक है, राम खाया। ठीक है। लेकिन यह क्या होता है, थोड़ा सा अनकम्प्लीट होता है। पूर्ण अपने आप में क्या है, यह पूर्ण नहीं होता है, थोड़ा सा अनकम्प्लीट होता है, इसको बोला जाता है पद। ठीक है। जैसे एक शब्द है, शब्द को हम लोग व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयोग करते हैं तो वह क्या बन जाता है, आपका पद बन जाता है। जैसे राम खाया, दो शब्द है, राम खाया, अलग अलग शब्द है, दोनों को आपस में जोड़ दिए। ठीक है। तो यह क्या बन गया, एक पद बन गया। ठीक है। लेकिन यह क्या है, पूर्ण नहीं है, थोड़ा अपूर्ण रहता है, याद रखिएगा यह। ठीक है। यह है आपका पद। मैंने आपका वर्ण बता दिया। ठीक, वर्ण देख लिए, शब्द देख लिए, पद देख लिए। अब लास्ट इसी में बचता है आपका क्या, वाक्य। क्या बचता है, वाक्य। वाक्य क्या होता है, इसको बता देता हूं। वाक्य, वाक्य दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है भाई, देखो यह क्या है, जो वाक्य होता है, दो या दो से अधिक जो सार्थक पद होते हैं, और ये बहुत सारे पद मिलकर क्या बनेंगे, आपका वाक्य बनेगा, जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यही बता देता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लेते हैं, तो एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया राम आम खाता है। यह क्या हो गया, एक सार्थक वाक्य हो गया। यह क्या हो गया, एक सार्थक वाक्य। ठीक है। जिसमें जो राम है क्या कार्य कर रहा है, ये सभी कर्ता क्रिया इसमें सब ऐड है। तो यह क्या हो गया, विभिन्न जो अलग अलग पद थे उसको आपस में जोड़ दिए पद को, तो वह क्या बन गया, वाक्य बन गया। राम आम खाता है। ठीक है भाई, ये रहा आपका वाक्य। तो इसको शॉर्ट रूप में और समझने का तरीका क्या है, जैसे हम लोग यही बता देता हूं। ठीक है। शॉर्ट रूप में समझने का, जैसे आपका रहता है वर्ण। ठीक है। वर्ण से मिलकर, ठीक है, क्या बनता है, आपका शब्द बनता है। ठीक। अब दूसरा है आपका शब्द। ठीक है। दूसरा है आपका क्या, शब्द बन गया। अब अगला है आपका, इसी में आगे बता देता हूं, शब्द से मिलकर क्या बनता है, आपका पद बनता है। ठीक है, पद बनता है। और इसी में पद से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, क्या बनता है, वाक्य बनता है। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेट होते हैं भाई। विभिन्न प्रकार के जो वर्ण मिलेंगे, तो वर्ण मिलकर क्या है, दो वर्ण मिलकर आपस में एक शब्द बन जाता है। जैसे शब्दों को आपस में मिला देंगे तो पद बन जाता है। पद दो तीन पदों को आपस में मिला देंगे तो एक पूर्ण वाक्य बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्टली याद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ठीक है भाई, आगे हम लोग इसी में देखने वाले हैं क्या, आपका भाषा और बोली। ठीक है भाई, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भाषा है वह क्या होता है, और जो बोली होता है वह क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें आपका क्या है, भाषा। ठीक है। भाषा, भाषा किसे कहते हैं, तो आपका भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। ठीक है भाई, इसमें भाष का अर्थ वाणी की अभिव्यक्ति से
होता है। ठीक है भाई, देखो अब इसको समझते चलते हैं कि जो भाषा है वह किससे मिलकर बना है? संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। तो भाष का तात्पर्य क्या है? भाष का तात्पर्य है वाणी। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो जो मैं वाणी बोल रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वाणी की अभिव्यक्ति से है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, सामने वाला समझ रहा है, वही क्या है? उसकी भाषा है। ठीक है, क्या है? उसकी भाषा, यानी संप्रेषण का एक माध्यम क्या है? भाषा। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, संप्रेषण कर रहा हूँ, सामने वाला भी बोल रहा है, उसका भी एक भाषा है। तो मतलब क्या है? वह संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। तो उसका जो मेन तात्पर्य है भाष का, वह वाणी की अभिव्यक्ति, मतलब जो बोला जा रहा है वाणी क्या है? उसकी अभिव्यक्ति, यानी सामने वाले को अभिव्यक्त करना। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, सामने वाला जैसे आप लोग समझ रहे हैं, वह क्या है? एक भाषा है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। जो भाषा होता है, भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, कि भाषा की जो प्रकृति होती है वह कैसा होता है। मान लीजिए बोल दिया प्रश्न, तो आप लिखेंगे भाषा एक बहता नीर है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन आने लायक है, आ सकता है। ठीक है, क्योंकि नए नए प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो जैसे भाषा की प्रकृति कैसा होता है, जो भाषा है उसको किससे संबोधित किया गया, तो उसको याद रखिएगा नीर से। नीर मतलब जल। ठीक है भाई, याद रखिएगा। ठीक, भाषा एक बहता नीर है, मतलब प्रत्येक जगह जो भाषा है वह बोली जाती है। ठीक है, तो भाषा एक बहता नीर है। ठीक है भाई, एक जल के समान है, नीर के समान। ठीक, याद रखिएगा। अब इसी में देखते हैं, मान के चलिए मैं आप लोगों को कुछ जैसे एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जैसे आपका जो भाषा है, ठीक है, तो इसमें इसका जो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो भाषा है उसमें जैसे अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, तो हिंदी एक भाषा हो गया। संस्कृत, जैसे संस्कृत बोलूंगा तो संस्कृत एक भाषा हो गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी बोलूंगा तो अंग्रेजी एक भाषा हो गया। इसी प्रकार से क्या है, विभिन्न प्रकार के ये प्रमुख भाषा होती है जो व्यापक रूप में होती है। इसमें व्यापक रूप में विस्तृत तो होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी में दूसरा टॉपिक है हमारा बोली। ठीक है, बोली क्या होता है इसको समझाते चलता हूं। बोली, ठीक है, बोली क्या होता है इसको देखते हैं। यह भाव एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है जो मौखिक होता है। इसकी कोई लिपि नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जो बोली है, भाव, जैसे मन का भाव है, मन का विचार है, जो उसको व्यक्त करने का एक माध्यम होता है जो मौखिक रूप में होता है। इसकी कोई भी लिपि नहीं होती है, लिखित रूप में नहीं होता है। इसको क्या बोला जाता है? आपका बोली जो निश्चित मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है। छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग जैसे स्टेट है, ठीक, अलग अलग राज्य, उसमें अलग अलग बोलियां, छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां, एक ही राज्य में रहते हैं फिर भी अलग अलग बोलियों का प्रयोग करते हैं, वही क्या है? आपकी बोली है। ठीक, याद रखिएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं इसमें, जैसे कुड़ुक। ठीक है, कुड़ुक एक बोली है। जैसे हल्बी, ठीक है, गोंडी, ठीक है, यह सब क्या है? एक बोली के अंतर्गत आता है जो एक अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, उसको बोला जाता है क्या? बोली। ठीक है, बोली भाषा। इसका कोई लिपि नहीं होता है। ठीक है, इसको और बड़ी आसानी से हम लोग समझते हैं। किसमें समझते हैं? जो आपका क्या है, भाषा और बोली में अंतर देख लेते हैं। ठीक है भाई, एक साइड लिख देता हूं मैं भाषा, और इसी में दूसरे साइड लिख देता हूं आप क्या है? बोली। ठीक, ये ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको देख लेते हैं। भाषा और जो बोली होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, इसको मैं बता देता हूं इसमें। तो सर्वप्रथम इसकी लिपि होती है। जो भाषा होता है इसकी लिपि होती है, और जो बोली होता है इसकी लिपि नहीं होता।
है। ठीक है, याद रखिएगा, जो भाषा होता है उसकी एक लिपि होती है, ठीक है, बोली होती है, उसकी लिपि नहीं होती है। दूसरा, यह व्यापक होता है, मतलब बहुत व्यापक क्षेत्र में बोला जाता है, जबकि जो बोली होती है यह संक्षिप्त होता है। ठीक है, संक्षिप्त होता है मतलब एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए यह क्या होता है, एक संक्षिप्त होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसका व्याकरण होता है। ठीक है, जो भाषा होता है उसका एक निश्चित व्याकरण होता है, व्याकरण के अनुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है, जबकि जो बोली होती है इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, भाषा, तो भाषा का यही एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, भाषा का, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया है, जैसे भाषा आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक, अंग्रेजी हो गया, जो व्यापक रूप में बोली जाती है, किसमें व्यापक रूप में बोली जाती है वह क्या है, आपका भाषा है। जो संक्षिप्त रूप में बोली जाती है वह क्या आपकी बोली है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट ऊपर तो बताया है, फिर भी यहाँ बोली, जैसे आपका कुरुक, जैसे जनजाति होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में निवास करते हैं, जैसे कुरुक जनजाति है तो उनकी कुरुक बोली होती है, जैसे हल्बी जनजाति है तो उनकी हल्बी बोली होती है, वैसे जैसे गोंड जनजाति है तो उसकी गोंडी बोली, ठीक है, गोंड बोली इत्यादि। तो इसमें से जो मैंने बताया आपका, जो बोली का किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ये क्या रहा भाषा, और ये है आपकी बोली। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं आपका राष्ट्र भाषा, राष्ट्रभाषा क्या होता है, और राजभाषा क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहा जाता है, दोनों डिफरेंस क्या है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, जानते हैं। तो ये सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं आपका क्या, राष्ट्रभाषा को, किसको, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो राष्ट्रभाषा का जो परिभाषा है वह बताया गया है कि जो राष्ट्रभाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोला जाता है, जो व्यापक स्तर पर होता है। ठीक है, यह राजनैतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान होता है। ठीक है, ये आपका राष्ट्रभाषा, मतलब एक व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत बहुसंख्यक जो व्यक्ति होते हैं, बहुसंख्यक मतलब बहुत से व्यक्ति, ठीक है, उनके द्वारा यदि यह प्रयोग किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। जो राजनीतिक के साथ साथ जो सामाजिक शक्ति होती है उसके आधार पर जो राष्ट्रभाषा अपना स्थान प्राप्त कर लेती है। ठीक है, स्थान प्राप्त करती है, स्थान प्राप्त होता है, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रभाषा होता है, राष्ट्रभाषा वह व्यापक होता है और देशव्यापी होता है। ठीक है भाई, देखिए इसमें समझ आ जाएगा आप लोगों को, जो राष्ट्र
जो राष्ट्रभाषा होता है वह क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक तो होता है, साथ साथ में वह देशव्यापी, यानी क्या है, एक देश से दूसरे देश में भी बोली जाती है, इतना क्या होता है, यह विस्तृत यानी व्यापक होता है, इसको बोला जाता है राष्ट्रभाषा। एक जैसे पूरा देश है, वह यदि भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा, राष्ट्रभाषा कहलाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्र जो क्या है, अत्यधिक व्यापक होता है, देशव्यापी होता है, मतलब पूरा देश, ठीक है, यदि लागू करें तो वह क्या है, आपका राष्ट्रभाषा कहलाता है। ठीक है, अब जो राष्ट्रभाषा होता है उसका स्वरूप कैसे होता है, तो राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होता है, याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप है वह लचीला होता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप है वह क्या होता है, लचीला होता है, मतलब एकदम क्या माना जाए, सरलतम रूप में होता है। ठीक है, ये तो रहा हमारा राष्ट्रभाषा। अब देखते हैं आपका राजभाषा क्या होता है। क्या, राजभाषा। राजभाषा क्या होता है, राजभाषा किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। राजभाषा, राजभाषा यह काम काज की भाषा होती है। किसकी भाषा होती है भाई, ये काम काज की भाषा होती है। ठीक है, जो भाषा देश के, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होता है उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो एक राज्य के अंतर्गत बोली जाती है, ठीक है, राज्य का कामकाज का जो भाषा होता है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, राजभाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है भाई, यह इसका क्षेत्र क्या होता है, एक संक्षिप्त रूप में बोला जा सकता है। ठीक है, संक्षिप्त होता है राजभाषा, जो कामकाज की भाषा होता है, देश के अंतर्गत जो राजकीय कार्यों में प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है आपका राजभाषा। ठीक है भाई, प्रारंभ में जैसे राजभाषा बोला जाता था, तो प्रारंभ में जो राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा होते थे, तो इसको बोलते थे दरबारी भाषा। ठीक है, मतलब उनका जो काम काज चलता था, राजकाज की जो भाषा होती थी उसमें उनका जो काम काज चलता था, तो उन लोगों ने इसको किस भाषा से संबोधित करते थे, इसको बोलते थे दरबारी भाषा। याद रखिएगा, जो राजा महाराजा थे प्राचीन समय में, प्राचीन काल में जो राजभाषा को किस नाम से जानते थे, उसको बोला जाता था राजभाषा के नाम से उसको संबोधित करते थे। ठीक, याद रखिएगा। इसी में और एक चीज जो संवैधानिक प्रावधान है उसको देख लेते हैं। क्या, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान में, ठीक है, इसमें कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को बता देता हूं। अनुच्छेद 343 एक या क बोला जाता है, इसी को 343 एक या क में आपका, ठीक है, जो संघ की राजभाषा हिंदी व जो लिपि होगी, लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसमें संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद जो 343 एक में यह बताया गया है, जो संघ की भाषा यानी देश की हमारी जो भाषा, संघ की राजभाषा क्या होगी, राजभाषा हिंदी होगी, और जो हिंदी की जो लिपि होगी वह क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, ये अनुच्छेद आपका 343 कहता है। ठीक है भाई, ठीक है, इसके साथ साथ और कुछ अनुच्छेद बता देता हूं। अनुच्छेद आपका 351 में, अनुच्छेद 351 में बताया गया है, हिंदी जो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, जो हिंदी भाषा है तो इसमें बताया गया है, जो हिंदी भाषा उसमें विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है,
351 जो अनुच्छेद नंबर है 351 इसमें दिया गया है। ठीक, जो भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। ठीक है, जो आपका भारतीय संविधान है हमारा, तो उन्होंने 14 सितंबर 1949 को क्या है, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। इसीलिए क्या है, इसीलिए आपका ठीक है, जो 14 सितंबर होता है, ठीक है, उसको हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 14 जो सितंबर है उसको किस रूप में, हिंदी दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और इसमें एक फैक्ट और याद रखेंगे, जो हिंदी संविधान की जो धारा के अंतर्गत इसमें 14 सितंबर को तो अपनाया गया, इसका जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर। ठीक है, बाल गंगाधर जो खरे थे, बाल गंगाधर खरे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये रहा आपका हिंदी का जो संवैधानिक प्रावधान है हिंदी भाषा का, उसको ये दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, जो राजकीय भाषा है उसको, जो राजभाषा है हमारा, उसको इतना आपका संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत दर्जा प्राप्त है। आगे है आपका जो हिंदी का, आगे इसी में हिंदी का विभाषा या इसी को बोला जाता है उपभाषा। ठीक है, जो हिंदी का विभाषा और उपभाषा को कितने भाषाओं में व्यक्त किया गया है, मतलब बांटा गया है उसको, हिंदी का जो उपभाषा है, हिंदी का कितना उपभाषा है, इसको जान लेते हैं। इससे प्रश्न आपके क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को विभाषा या उपभाषा कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो हिंदी भाषा है, ठीक है, क्या हिंदी भाषा आपका, तो हिंदी भाषा क्षेत्र के प्रमुख, हिंदी भाषा के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां तक उसको बोली के रूप में प्रयोग किया जाता है, वही उसकी उपभाषा या विभाषा कहलाती है। ठीक, उसका मतलब छोटा रूप क्या कहलाता है, हिंदी का छोटा रूप जो क्या होता है आपका, उसका भाग या हिंदी की उपभाषा कहलाती है। ठीक है, तो हिंदी की जो उपभाषा है इसको देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी की जो उपभाषा है या बोलियां हैं, ठीक है, हिंदी की उपभाषा, ठीक है, हिंदी की उपभाषा को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, याद रखिएगा, जो हिंदी है, हिंदी की जो उपभाषा है या विभाषा उसी को बोलते हैं, उसको कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कौन कौन सी भाषा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक, ठीक, इसको देख लेते हैं, है ना। सर्वप्रथम आपका जो प्रथम क्रम का है वह है आपका पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में बोले जाए पश्चिमी हिंदी। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसके बाद है राजस्थानी हिंदी। इसके बाद अगला है आप इसका पूर्वी हिंदी। ठीक है, उसके बाद इसका अगला है बिहारी हिंदी, और लास्ट इसका जो 5वां है वह है इसका पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो ये कितने 5 जो इसके भाग हैं। ठीक है, हिंदी का जो उपभाषा है
वह कितना है? हिंदी का उपभाषा वह है आपका 5। एक है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो अब देखते हैं इसमें जो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी, इसमें कौन कौन सी जो बोली है, क्या बोलियां, ठीक है, कौन कौन सी बोलियां इसमें आती हैं, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले आता है इसमें कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी। दूसरा इसमें आ जाता है बुंदेली, ठीक। तीसरा इसमें आता है आपका ब्रजभाषा, ठीक है। और चौथा आता है इसमें आपका खड़ी बोली, ठीक है। और पांचवा इसमें आता है आपका बांगरू, ठीक। ये है आपका क्या? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, ठीक है। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू, ठीक है। इसको हरियाणा भाषा भी बोलते हैं बांगरू को, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आता है आपका सबसे पहले इसमें देखते हैं आपका आता है मारवाड़ी, ठीक। दूसरा क्रम में आता है इसका जयपुरी, ठीक। तीसरा इसमें बोली जाने वाली बोली है मेवाती, ठीक है, मेवाती, ठीक है। और इसमें चौथे क्रम की जो बोली बोली जाती है वह है मालवी, ठीक है। जो राजस्थानी हिंदी है उसके अंतर्गत ये 4 बोलियां आती है। उसके बाद पूर्वी हिंदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो पूर्वी हिंदी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने कौन कौन सी जो बोली है जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने लायक भी है, ठीक है। इसमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले आता है अवधी, क्या? अवधी बोली। दूसरा इसमें बोली जाती है बघेली, ठीक है। और तीसरा इसमें बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये 3 जो बोली है, ठीक है, वह किसके अंतर्गत आती है? आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। बिहारी हिंदी में देख लेते हैं। बिहारी हिंदी में बिहारी हिंदी में, हाँ, इसमें आता सबसे पहले भोजपुरी, ठीक। दूसरा मैथिली और मैथिली। उसके बाद तीसरा क्रम में आता है इसमें मगही, ठीक। और वहीं पहाड़ी में देख लेते हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है गढ़वाली और एक आ जाता है, इसी में आ जाता है कुमाऊनी, ठीक है भाई, ये ना है, ठीक, ये, ठीक है, कुमाऊंगिनी, ठीक। तो ये आपका टोटल जो क्या होता है बोलियां होता है इसका हिंदी भाषा की उप बोलियां। तो यहाँ मैं नोट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा नोट करके। जो हिंदी की कुल उप जो भाषा को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 उपभागों में बांटा गया है, ठीक। ये तो रहा एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट है क्या है? जो हिंदी की उपभाषा कुल 17 बोलियां सम्मिलित है, ठीक है। जो हिंदी की उपभाषा उसमें कुल कितनी बोलियां सम्मिलित है? ठीक है, उसमें 17 बोलियां सम्मिलित है। देखते हैं, ये आपका 5 5 4 9, ठीक है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 और 17, कुल टोटल कितनी? 17 बोलियां सम्मिलित है, ठीक है। किसमें? आपका हिंदी की जो उपभाषा है उसके अंतर्गत। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं शास्त्रीय भाषाएं, ठीक, क्या? शास्त्रीय भाषाएं जो हिंदी है, ठीक है, मतलब हिंदी में नहीं बोला जा सकता, मतलब जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुल 6 तो शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। अब इनको देखते हैं कि कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं और उनको किस वर्ष में जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है उसको देख लेते हैं। तो एक साइड में लिख रहा हूं भाषा और दूसरे साइड इसी में देख लेते हैं आपका जो वर्ष है जिसमें इसको क्या मिला है? दर्जा, ठीक है, दर्जा मिला है किसका? शास्त्रीय भाषा होने का, ठीक है भाई। देखते हैं इसको,
ठीक, ये सर्वप्रथम पहला है आपका, ये आपका क्रमांक में पहला है आपका तमिल। कौन सी भाषा? तमिल एक क्या है? शास्त्रीय भाषा है। इसको सत्र 2004 में क्या मिला है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई। दूसरा है आपका संस्कृत। ठीक है, क्या? संस्कृत। संस्कृत को आपका 2005 में दर्जा मिला है शास्त्रीय भाषा का। तीसरा क्रम का है कन्नड़। ठीक, कन्नड़ को आपका 2008 में दर्जा प्राप्त है। इसके साथ चौथा नंबर देखते हैं, चौथा क्रम का है आपका तेलुगु। क्या? तेलुगु को आपका 2008 में, इसको भी कन्नड़ और तेलुगु, यहाँ याद रखेंगे, कन्नड़ और तेलुगु दोनों को 2008 में क्या है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रश्न आप क्रिएट हो गया। मान के चलिए कि ऐसी कौन कौन सी भाषा है जिसको सत्र 2008 में क्या है आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कन्नड़ और तेलुगु याद रखेंगे। ठीक है, पांचवा क्रम का है आपका मलयालम। ठीक, क्या? मलयालम को आपका 2013 में दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और वहीं आपका लास्ट जो भाषा है वह है आपका उड़िया। ठीक है, उड़िया भाषा जो क्या है, ये आपका 2014 में इसको क्या है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये है आपका शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। और इसको प्राप्त जो दर्जा है कब कब प्राप्त हुआ शास्त्रीय भाषा का, ये हमने देखा। और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 6 शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, कौन कौन से और किस किस वर्ष से इसको दर्जा प्राप्त मिला है। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह है आपका हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी का विकास जो क्रम है किस प्रकार से हुआ है, हिंदी कैसे आया है, कहां से आया है, इसका जो क्रम क्या होता है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आईएमपी भी है। ठीक है, ये क्योंकि कई बार है, कई एग्जाम में आपके जो हिंदी का विकास क्रम क्या होता है, कैसा है, कहां से हिंदी आया है, इसका विकास क्रम को जमाइए या कैसा है, ये प्रश्न आपको क्रिएट हो चुका है। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वह किस प्रकार से हुआ, इसको देखते हैं। तो हिंदी जो क्या है, सर्वप्रथम हमने जस्ट पढ़ा संस्कृत भाषा के भाष धातु से आया है, तो ये सबसे पहले संस्कृत। ठीक है, क्या? संस्कृत से पाली, उसके बाद प्राकृत। ठीक है, अपभ्रंश से आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी से अवहट। ठीक है, ये आपका जो विकास क्रम है, ठीक है, ये हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार से हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और हट। ठीक है, इसी को हिंदी न लिख, हिंदी के साथ साथ अवहट लिख देता है, कभी कभी हिंदी को ही क्या मान लेता है, अवहट। ठीक है, इसी को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, हिंदी का जो विकास क्रम है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, अवहट इसी को बोला जाता है, कभी कभी नीचे में लिख देता है, इसलिए मैंने अवहट इसको लिख दिया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी प्रकार का आपका प्रश्न बना हुआ है। ठीक, ये रहा हिंदी का विकास क्रम, याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक क्या है? ठीक है, ट्रिक, इसको याद रखने का ट्रिक ये है, इसमें याद रखा है सपा। ठीक है, सपा प्राही। ठीक है, ये याद रखना, सपा प्राही। ठीक है, सपा प्राही, इसमें स से आपका संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, पा से पाली हो जाएगा, प्रा से प्राकृत हो जाएगा और अ से अपभ्रंश हो जाएगा और ही से आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका इंपॉर्टेंट ट्रिक जो क्या है, सपा प्राही, सपा प्राही, ये इसका ट्रिक है। कई बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है कि इसमें आपका सर्वप्रथम प्राकृत आएगा कि पाली आएगा फिर प्राकृत, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है। सपा प्राही, सपा याद रखेंगे तो आपका सपा से क्या हो जाएगा, पाली। तो इसमें इतने से ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, हिंदी को ही अवहट कहा जाता है। ठीक, ये रहा आपका हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो आज के लिए इतना ही। यह क्लास कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। ये हिंदी का क्लास है, प्रत्येक एग्जाम में हिंदी आपका पूछा जाता है और इतनी सरलता के साथ हम आपको पढ़ाएंगे कि जितना भी एग्जाम होगा, आप एग्जाम में बैठेंगे, हिंदी का जो भी सवाल आएगा आप बड़ी आसानी से उसको कर ले जाएंगे। तो ये हमारा जो क्लास है वह निःशुल्क है। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने साथियों में और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।